एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी का चैप्टर 4 जो कि है जनरल एक्सेप्शन, जो कवर करता है सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक, जिसको में हम सबसे पहले जनरल एक्सेप्शन का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे कि इन सेक्शंस में क्या बात कही गई है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैप्टर 4 है आईपीसी का जनरल एक्सेप्शन। ये डील करता है बहुत सारे डिफरेंसेस से जो अवेलेबल होते हैं एक पर्सन को जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, या तो आईपीसी के या फिर किसी और लोकल लॉ के या किसी स्पेशल लॉ के। तो अगर कोई भी इंसान एक्यूज्ड हो गया किसी ऑफेंस के लिए तो ये जो जनरल एक्सेप्शंस है वो उस इंसान को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें देख सकते हैं वो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ। डिफेंस हमको दे दिए हैं, उसको अब इसमें प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा। क्रिमिनल केसेस में जनरल रूल है बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड, वो ये है कि जनरली प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूफ करना होता है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट्स। कोई भी डाउट्स ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अक्यूज में हाँ ये क्राइम हो सकता है कि नहीं किया गया हो। तो हमेशा प्रोसिक्यूशन को अपना जो केस होता है वो फुल फ्लेश्ड उसको प्रूफ करना होता है कि हाँ बिना किसी डाउट के अब ये प्रूफ हो चुका है कि ये जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस है, वो अक्यूज ने ही कमिट किया है। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी रीजनेबल डाउट क्रिएट हो जाता है किसी ऐसे एविडेंस से जो किसी ने भी, चाहे प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हो या दूसरे साइड से एक्यूज ने पेश किए हों, उन एविडेंस से ये कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो जो एक्यूज्ड है, जो प्रिजनर है, उसको वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा और वो उस बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते एक्यूटल भी हो सकता है। एक बहुत फेमस केस है केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 का, जिसमें ये फाइंडिंग दी गई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये प्रूफ करने का कि जो अक्यूज ने जो क्राइम किया है, अक्यूज ने जो ऑफेंस किया है, वो जो केस है वो इन जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आता है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है अक्यूज के ऊपर, क्योंकि कोर्ट यही मानेगी कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है जब तक एक्यूज खुद के केस को प्रूफ नहीं करता कि हाँ ये जो ऑफेंस मेरे द्वारा हुआ है, जो क्राइम मेरे से कमिट हुआ है, वो इन जनरल एक्सेप्शंस के अंदर। जैसा कि केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई एक्यूज प्लीड करता है कि उसका जो केस है वो इन जनरल एक्सेप्शंस के मीनिंग में फॉल करता है, तो प्रिजम्पशन ये उसके अगेंस्ट में जाएगी और उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मेरा केस इन जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, जो इसके सेक्शंस हैं, इनके अंदर कवर होता है। अगर कोई किसी एविडेंस से जो कि या तो प्रोसिक्यूशन ने पेश किया हो या फिर एक्यूज ने पेश किया हो, उससे कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ ये केस जो है वो जनरल एक्सेप्शन में जाता है, तो कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन अपने आप रिमूव हो जाएगी और कोर्ट अलाउ कर सकेगा अक्यूज को कि वो अपने उसमें सेटिस्फैक्टरी एविडेंस दे सके अपने बचाव में कि हाँ उसका जो केस है वो जनरल एक्सेप्शंस में आ रहा है। जो एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस होते हैं, जो एक्सक्यूजेबल डिफरेंस होते हैं, वो होते हैं जिसमें जो एक्ट कमिटेड होता है वो एक्सक्यूज्ड हो जाता है फॉर द वांट ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया के रिक्वायरमेंट के चलते वो जो एक्ट हुआ है, एक्ट कमिटेड हुआ है, वो एक्सक्यूज हो जाता है। इन केसेस में जो क्राइम होता है, जो एक्ट होता है, वो क्राइम इसलिए नहीं होता बिकॉज उसकी जो इंटेंशन होती है वो क्रिमिनल नहीं होती है। और इसमें सेक्शन 76 से 95 तक कवर होते हैं एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस के अंदर। इस साइड आते हैं जस्टिफिएबल एक्सेप्शंस। जस्टिफिएबल डिफेंस या जस्टिफिएबल एक्सेप्शंस जो होते हैं उसमें जो एक्ट कमिटेड होता है वो एक्सक्यूज नहीं होता, जस्टिफाइड हो जाता है। इसमें सेक्शंस कवर होते हैं सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेक्शन 76 से स्टार्ट करते हैं कि ये सेक्शंस क्या कहते हैं। सेक्शन 76 को शुरू करने से पहले हमें एक लीगल मैगजीन को देख लेना बहुत जरूरी है, जो है
ignorantia facet excusat। ignorantia juris non excusat, जिसका मीनिंग है कि ignorance of the fact can be excused but ignorance of law cannot be excused। excusable exceptions में जो हमारा किसी ने ऑफेंस किया होता है वो एक्सक्यूज कर दिया जाता है, एक्सक्यूज मिल जाता है उसको। पर जो ये लीगल मैगजीन है वो यही बताती है कि इग्नोरेंस, अगर फैक्ट की इग्नोरेंस है तो उसको तो एक्सक्यूज मिल सकता है, पर अगर आपने लॉ को इग्नोर कर दिया उसमें आपको ये एक्सक्यूज नहीं मिल सकता, उसमें आप जनरल डिफेंस नहीं यूज कर सकते। जैसे कि आपने कोई फैक्ट आपको मिसरिप्रेजेंट हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो था वो एक कोर्ट का एम्प्लॉय था और उसको बी को अरेस्ट करने के लिए भेजा गया। उसने बहुत पूरी तहकीकात करी और उसको पूरी तहकीकात करने के बाद उसने ये विश्वास किया जो सी है वो बी है, और वो सी को बी समझते हुए पकड़ के ले आया, अरेस्ट कर लिया। तो ये इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट थी, इसलिए ये एक्सक्यूजेबल हो जाएगी। वो जॉब कर रहा था अपनी और उसमें उसने पूरी जांच पड़ताल करके जब उसको ये बिलीव हुआ कि जो सी है वही बी है, इसलिए उसने सी को बी मानते हुए अरेस्ट किया, तो यहाँ पर उसकी जो इग्नोरेंस है वो एक्सक्यूज हो जाएगी। पर आप किसी कंट्री में जाते हैं और वहाँ आप कोई इलीगल एक्ट कर देते हैं जो ऑल्दो आपकी कंट्री में लीगल है, बट आप ये कहते हैं कि हमको उस कंट्री का लॉ नहीं पता था, या आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, आपके स्टेट में वो काम इलीगल नहीं है बट दूसरे स्टेट में वैसा करना अलाउड नहीं है, और आप वहाँ जाके वो कर देते हैं और आप कहते हैं हमें तो लॉ पता ही नहीं थी, तो ये एक्सक्यूज आप नहीं ले सकते बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 76 क्या कहता है। सेक्शन 76 और सेक्शन 79 ये दो सेक्शन है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 76 ये कहता है कि जो इसमें जो मिस्टेक होगी वो पर्सन ऐसा सोच लेगा कि वो बाउंड बाय लॉ है कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो कुछ ऑफेंस हो सकता है। जैसा कि अगर एक आर्मी ऑफिसर है, उसको उसके सीनियर ने ऑर्डर करा कि आप भीड़ पे गोली चला दो, और उसने भीड़ पे गोलियां चढ़ा दी, उसको ये लगा कि वो बाउंड बाय लॉ है कि वो अपने सीनियर के आदेश का पालन करे, तो ऐसा करने में उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ये जो सेक्शन 76 है इसका डिफेंस मिल सकता है। सेक्शन 79 में इंसान ये समझ लेता है कि वो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा ऐसा कुछ करने के लिए जो ऑफेंस, जो शायद बाद में ऑफेंस हो जाए। जैसे कि ए को ऐसा लगता है कि जेड ने किसी का मर्डर किया है और उसके बाद वो भाग रहा है, तो वो जेड को कन्फाइन कर देता है, पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है, पुलिस को बुला देता है। पर बाद में जब पुलिस आती है और सारी पूछताछ होती है, तहकीकात होती है, तो ये पता चलता है कि जेड ने मर्डर नहीं किया है बल्कि वो तो अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, पर ए ने तो उसको कन्फाइन कर दिया। यहाँ पर ए का जो मिस्टेक थी वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ऐसे करने के लिए वो एम्पावर्ड बाय लॉ है कि अगर कोई मर्डर करके भाग रहा है तो वो उसको पकड़ सकता है तब तक जब तक वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। देखो फैक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है कि जो मिस्टेक है वो गुड फेथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई बुरी इंटेंशन रखते हुए, आप ऐसी इंटेंशन रखते हुए कुछ करें और उसके बाद आपको एक्सक्यूज मिल जाए, तो गुड फेथ का होना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि आपसे जो मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में पर्सन को जो ये एक प्रॉपर, एक जस्ट रीजन होना चाहिए उसके पास किसी चीज को बिलीव करने के लिए कि हाँ ये रीजन था जिससे मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, या फिर ये रीजन था जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि हाँ मेरे को लॉ ने इस चीज को करने के लिए एम्पावर कर रखा है। ये जो रीजन है ये रीजनेबल होना चाहिए और गुड फेथ। जो सेक्शन 77 और 78 है वो जजेस को सिक्योर करता है और किसी ऐसे इंसान को सिक्योर करता है जो ऐसा एक्ट करता है किसी जजमेंट या ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, उसको आज्ञा का पालन करने के लिए। सेक्शन 77 ये कहता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अगर जुडिशियली एक्ट करते हुए किसी जज ने कोई काम कर दिया
जो कि गुड फेथ में होना चाहिए। उन्होंने अपनी पावर का एक्सरसाइज करा गुड फेथ में, जुडिशियली एक्ट करते हुए, और उन्होंने ये बिलीव करा कि जो ये पावर है ये एक्ट करने की वो उनको लॉ से मिली है, और उन्होंने कोई काम कर दिया तो वो इस जनरल एक्सेप्शन के अंदर आएगा। अगर वो ऑफेंस होगा भी तो उन्हें एक्सक्यूज मिल जाएगा, ये एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 78 ये कहता है कि एक्ट डन pursuant to the judgment और order of the court। तो किसी ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर को या फिर किसी जजमेंट को के आदेश का पालन करने के लिए के अनुसरण में किए गए कार्य को पूरा करने के लिए अगर किसी ने कुछ करा, अगर सोचिए कि मुझे ये ऑर्डर हुआ कोर्ट से कि आप ऐसा ऐसा करो और मैंने वो कर दिया, बट वो बाद में ये हुआ कि वो किसी वजह से वो इलीगल हो गया, किसी वजह से वो ऑफेंस बन गया, तो मैंने तो वो काम इसलिए करा क्योंकि मुझे कोर्ट ने ऑर्डर किया ऐसा करने के लिए, तो मेरे को वो इस सेक्शन 78 के अंदर में एक्सक्यूज। सेक्शन 80 मेनली एक्सीडेंट के बारे में बात करता है, क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस का वही ये है कि इसमें मेंस रिया नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपकी इंटेंशन ही कोई क्राइम करने की है, आप गलत इंटेंशन से ही कोई काम कर रहे हैं, फिर तो वो क्राइम है ही है, फिर वो जनरल एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। और एक्सीडेंट में भी ऐसा ही होता है, एक्सीडेंट में किसी की भी इंटेंशन काम ऐसा गलत काम करने की नहीं होती है, पर वो तो बाय मिस्टेक, मतलब एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है कि वो कुछ गलत हो जाता है। जैसे कि आप कोई लॉफुल एक्ट करते हैं और वो एक्सीडेंटली वो कोई ऑफेंस बन जाता है। और सब एक्सीडेंट जो होना चाहिए वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के होना चाहिए और बिना आपको नॉलेज के होना चाहिए। आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो ये क्राइम हो जाएगा और फिर आप उसको एक्सीडेंट बना दो। तो जो 80 के सेक्शन 80 के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है कि एक्सीडेंट होना चाहिए किसी लॉफुल एक्ट को करते हुए, एक्सीडेंट जो होना चाहिए वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के और बिना किसी नॉलेज के होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में करना चाहिए, लॉफुल मीन्स के द्वारा वो परफॉर्म होना चाहिए और विद ड्यू केयर और कॉशन से वो किया जाना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, अगर एक इंसान एक कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है, वो पेड़ को काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी भी प्रॉपर उसने टाइट कर रखी थी और वो आराम से पेड़ को काट रहा था। दूसरा एक भी कोई इंसान है वो वहां पर खड़ा था और वो उसको देख रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ और वो कुल्हाड़ी का जो सर होता है, जो लोहे का उसमें पार्ट होता है, वो जाके उस जो इंसान वहां पर खड़ा था उसके सर पे जाके लग गया। अब ये तो एक्सीडेंट है ना, वो तो पेड़ काट रहा था, उसकी इंटेंशन तो नहीं थी कि हाँ मेरा ये कुल्हाड़ी का वो गिरे और उसके सर पे जा लगे। उसकी कुल्हाड़ी प्रॉपर भी थी, उसने उसको पूरी सर्विस उसकी करा रखी थी, वो टाइट थी, ऐसा नहीं था कि उसका पेच वेच ढीले थे, तो वो इस एक्सेप्शन के अंदर में कवर हो जाएगा। सेक्शन 80 का एक फेमस केस है आर वर्सेस क्लैप। सेक्शन 81 हमारा ये कहता है कि एक्ट जो कि हार्म को कॉज करने के लिए किया गया बट किसी क्रिमिनल इंटेंशन के बिना किया हो और दूसरे बड़े हार्म को बचाने के लिए किया गया। जैसे कहते हैं कि किसी बड़ी मुसीबत को बचाने के लिए अगर आपको छोटी मोटी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप वो कर लीजिए। तो सेक्शन 81 भी बेसिकली यही कहता है। सेक्शन 81 ये कहता है कि अगर कोई बड़ा हार्म, कोई ग्रेटर हार्म बचाने के लिए बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के आपने कोई एक्ट कर दिया जो कोई छोटा हार्म, उसके रिलेटेड कोई छोटा हार्म पहुंचा रहा है, आप इस एक्सेप्शन का फायदा उठा सकते हैं और ये एक्सेप्शन में आपका एक्ट कवर हो जाएगा। इस सेक्शन 81 का फेमस केस है आर वर्सेस डुप्ले एंड स्टेफन। इस केस में क्या हुआ था कि एक शिप थी जो डूब गई, जो किसी पहाड़ी से वो जो होते हैं समुद्र में, उससे टकराई और वो डैमेज हो गई। तो इसमें 4 लोग थे जिसमें एक 18 साल का बच्चा था। वो 4 लोग एक छोटी सी बोट में उससे शिप से निकल गए। उसके बाद वो बहुत दिन तक वहाँ शिप में वहाँ समुद्र में घूमते रहे और उनके पास कुछ खाने वाने को नहीं था। तो लास्ट में सर्वाइवल के लिए उन्होंने क्या करा, वो जो 18 साल का बच्चा था जो
रिडले और स्टेफेंस था, उसने उन 18 साल के बच्चे को मारकर खा लिया अपने सर्वाइवल के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि वहां से 2-3 दिन बाद कोई शिप गुजरती है और उस शिप ने उनको अपने साथ ले गए। उसके बाद उनके ऊपर ये केस चला कि आपने उस बच्चे को मार के कैसे खा लिया। तो उन्होंने ये सेक्शन 81 का एक्सेप्शन में ये बोला कि हमारा केस तो इस एक्सेप्शन में वो फॉल करता है क्योंकि वो नेसेसिटी थी और हमको मतलब मरने से बचने के लिए हमको ये करना पड़ा। तो कोर्ट ने ये माना कि नहीं, आपका जो एक्ट है वो एक्सेप्शन के अंदर कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका सर्वाइवल इतना भी जरूरी नहीं है कि आप दूसरे को मार के खा जाए, क्योंकि दूसरे का सर्वाइवल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप उनको इस एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिला था। सेक्शन 82 और 83 जो है वो एक्ट ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, जिसमें सेक्शन 82 जो है वो बात करता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। इसमें एक मैगजीन लगती है जो है डॉली इनकैपेक्स, जो कहती है इनकैपेबल ऑफ क्राइम। ये सेक्शन सीधे सीधे ये कह देता है कि जो अंडर 7 year ऑफ एज जो भी बच्चे हैं वो अगर कोई एक्ट करते हैं तो वो तो इनकैपेबल है, वो क्राइम करने के लिए ही इनकैपेबल है, इसलिए वो इस एक्सेप्शन में सीधे सीधे कवर हो जाएंगे। और सेक्शन 83 ये कहता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। उसमें क्या है कि इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं कि 7 से ऊपर के और 12 से नीचे के बच्चे, उनकी अगर इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, उसमें उन्होंने कोई काम कर दिया तो वो इस एक्सेप्शन में कवर हो जाएंगे। इसकी एक मैगजीन है मेलिशिया सप्लीमेंट मेलिस सप्लीमेंट एज। मेलिस जो है वो सपोर्ट करती, सप्लाई करती है वांट ऑफ एज। तो इसमें एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एक बच्चा है, उसने फोन उठाया, किसी के घर से फोन चोरी करा और उसको जाके बाजार में बेच दिया, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो इतना मैच्योर था कि वो हाँ ये फोन उठा रहा है, वो फोन उठा रहा है और बेचने के लिए उठा रहा है कहीं, तो उसको पता था कि हाँ वो चोरी कर रहा है और उसकी इंटेंशन थी उसमें, वो मैच्योर था ये समझने के लिए। पर अगर वो मैच्योर नहीं होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मैच्योर नहीं होगी कि वो ये समझ सके कि वो क्या काम कर रहा है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो वो सेक्शन 83 में कवर हो जाएगा। सेक्शन 84 बात करते हैं एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जो अनसाउंड माइंड के पर्सन है, अगर उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो वो इसमें सेक्शन 84 में कवर होंगे। सेक्शन 84 बेसिकली ये बोलता है कि जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसने कोई क्राइम करा है तो वो कब मतलब इसके अंदर वो होगा, इसके अंदर कवर होगा। तो सबसे पहले वो इनकैपेबल ऑफ नोइंग होना चाहिए, उसको नहीं पता होना चाहिए कि उसका नेचर क्या है, उस एक्ट का, जो एक्ट वो कर रहा है उसका नेचर क्या है। और उसको ये भी नहीं पता होना चाहिए, उसको ये मतलब वो समझने के काबिल ही नहीं होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो गलत है, सही गलत का उसको फर्क करना ना आता हो। उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है। इसमें जो लीगल मैक्सिम है वो है नॉन कंपस मैंटिस, नॉन कंपस मैंटिस, जो कहता है कि नॉट ऑफ साउंड माइंड। नॉट ऑफ साउंड माइंड कौन कौन है? इस नॉट ऑफ साउंड माइंड के अंदर 4 टाइप के पर्सन आते हैं और वो 4 कौन है? इडियट, वन मेड नॉन कंपस बाय इलनेस, अ लुनेटिक और मैडमैन, वन हु इज ड्रंक। ड्रंक पर्सन भी इसके अंदर आता है। देखिए सेक्शन 85 और सेक्शन 86 जो बात करते हैं वो बात करते हैं ड्रंकनेस के बारे में। तो वो ये कहते हैं कि जो वॉलेंट्री अगर आपने कोई इंटॉक्सिकेशन करा है या फिर इनवॉलेंट्री कोई इंटॉक्सिकेशन हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट होगा उसमें, क्योंकि ये माना जाता है कि जब इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है इंसान तो वो अपनी सोच समझ में नहीं होता। तो सेक्शन 85 ये कहता है कि a person will be excused only if the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तो इसमें साफ साफ उसने ये कह दिया कि अगर इंटॉक्सिकेशन हुआ है और वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो आपकी या तो आपकी मर्जी के खिलाफ आपको जबरदस्ती किसी ने वो कर दिया हो, इंटॉक्सिकेशन दे दिया हो, या फिर आपको नॉलेज ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि आपको ऐसा कुछ इंटॉक्सिकेशन दे दिया गया।
86 बात करता है उस बारे में जहां पर आपने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है। 86 का एक फेमस केस है, वो है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। सेक्शन 87 से 92 तक जो कवर होते हैं वो ऐसे एक्ट कवर होते हैं जो एक्ट कंसेंट से किए गए होते हैं। इसके लिए एक मैगजीन है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी। टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन। अगर आपने कंसेंट दी है कि हाँ मेरे साथ ऐसा करें और उस करने से, उस एक्ट को करने से कोई इंजरी होती है, तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ आपने तो क्योंकि कंसेंट दिया तो ऐसा माना ही नहीं जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है। लाइक आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं या फिर आप बंजी जंपिंग में जाते हैं जिसमें आपको ऊपर से धक्का देते हैं, तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मुझे धक्का क्यों दिया। या फिर आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं जिसमें आपको खींचातानी होती है, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे ऐसे कैसे किया और वो कैसे किया। या आप कुश्ती लड़ने जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मारा कैसे। पर ये जो एक्ट होने चाहिए ये सारे लीगल होने चाहिए और इसका किसी भी एक्ट की जो इंटेंशन है वो डेथ करने की नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 87 जो है वो इम्यूनिटी देता है एक पर्सन को जो दूसरे को हार्म करने के लिए कंसेंट देता है, रिस्क लेने के लिए कंसेंट देता है, पर वो जो पर्सन है वो अबव 18 इयर्स का होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो एक्ट है, जो एक्ट हो रहा है जिसके लिए कंसेंट दी जा रही है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ग्रेवियस हर्ट कॉज कर दे या फिर वो डेथ कॉज कर दे, या फिर उसकी इंटेंशन ये हो कि डेथ कॉज करने की या ग्रेवियस हर्ट कॉज करने की। जैसे इसका एक फेमस केस है टुंडा वर्सेस आर 1950 का। इसमें क्या होता है कि दो पर्सन होते हैं, वो एग्री करते हैं रेसलिंग के लिए। अब रेसलिंग जब होती है तो उसमें एक्सीडेंटल इंजरीज हो जाती है एक को, तो कोर्ट ने ये बोला कि आपने एग्री किया था, रेसलिंग में आपने आने को एग्री किया था और ये तो पता ही है कि आप रेसलिंग में जाओगे तो दो लोग लड़ेंगे तो उसमें से एक ने तो इंजर्ड होना ही है, तो आपकी इम्प्लाइड कंसेंट हो मानी जाएगी कि अगर आप रेसलिंग में गए हो लड़ने के लिए तो ये मान लिया जाएगा कि आपने इम्प्लाइडली कंसेंट दी है कि आप उसके। सेक्शन 88 जो है वो बेसिकली डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स को सेव करता है। जो एक्ट अगर ये बात करता है उस एक्ट के बारे में जो डेथ कॉज करने की इंटेंशन से नहीं करी गई हो, पर कंसेंट से की गई हो, गुड फेथ में की गई हो और जो सामने वाला पर्सन है उसके बेनिफिट के लिए की गई हो। इसका इलस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं कि ए एक सर्जन है, उसने बी को ऑपरेट किया, उसको पता था कि जो इस ऑपरेशन से वो या तो उसकी डेथ भी हो सकती है और वो सही भी हो सकता है, रिस्क था, तो उसने ये रिस्क लिया विद द कंसेंट ऑफ बी, जिसका वो ऑपरेशन कर रहा था, उसकी कंसेंट ली, उसको उसके ऑपरेशन के परिणाम बताए, रिजल्ट बताए कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, और गुड फेथ में उसको सही करने के लिए उन्होंने उसको ऑपरेट किया। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो इस सेक्शन 88 में कवर हो जाएंगे। दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं, वो ये है कि अगर कोई हेड मास्टर है, कोई टीचर है, कोई वो है, तो वो अगर एक रीजनेबल छोटी मोटी ऐसे कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी स्टूडेंट को देता है तो वो लायबल नहीं माना जाएगा क्योंकि वो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है। बट वो पनिशमेंट इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग गुड फेथ में होनी चाहिए, दूसरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इतनी हार्श हो जाए कि वो बच्चे को डेथ तक पहुंच जाए या फिर ग्रेवियस हर्ट तक पहुंच जाए। वो गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, तो वो नहीं लायबल माने जाएंगे। सेक्शन 89 ये कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन, चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, बाय द गार्जियन या फिर बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन। कोई ऐसा एक्ट गुड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट ऑफ चाइल्ड होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ इनसेन पर्सन होना चाहिए, उनके फायदे के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके गार्जियन की कंसेंट से, तो ऐसा एक्ट आपका सेक्शन 89 में कवर हो जाएगा। दो केस हैं, एक है आर वर्सेस डे, जिसमें ये कहा गया कि एक मेयर सबमिशन, एक चाइल्ड का किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को कंसेंट नहीं माना जाएगा। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और दूसरा जो सामने से बच्चा है वो अपने आप को वीक समझते हुए आपको अपने आप को सरेंडर करते हैं आपके सामने,
पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको कुछ भी करने की अपने साथ परमिशन दे दी है, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। दूसरा केस है आर वर्सेस निकोलस, जिसमें क्या कहा गया है कि मेयर एप्रोप्रिएशन डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट। मेयर एप्रोप्रिएशन कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 90 जो है वो कंसेंट को बताता है। वो ये कहता है कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट इन द लीगल सेंस इफ गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। अगर कंसेंट नहीं मानी जाएगी अगर वो किसी इंजरी के फियर में दी गई हो या किसी मिसकंसेप्शन में दी गई, या फिर कंसेंट तब कंसेंट नहीं मानी जाएगी जब वो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा दी गई हो, जैसे पर्सन अनसाउंड माइंड के या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने दे दी, तो जिस समय वो समझने की उसमें नहीं था कि वो क्या कंसेंट दे रहा है, या फिर किसी बच्चे ने कोई कंसेंट दे दी, तो उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। ऐसा हमारे सेक्शन 90 कहता है। सेक्शन 91 है। सेक्शन 91 ये कहता है कि जो सेक्शन 87, 88 और 89 में कंसेंट से रिलेटेड जो एक्सेप्शन है वो उन एक्सेप्शंस को उन एक्ट्स को कवर नहीं करेगा जो कंसेंट देने के बाद भी क्राइम हो। जैसे कि मिसकैरेज करवाना, आप कंसेंट दे भी देते हैं तो उसके बाद भी वो क्राइम है। तो ऐसे एक्ट जो कंसेंट के साथ भी क्राइम ही रहेंगे, वो जो सेक्शन 87, 88 और 89 है वो उनको कवर नहीं करेगा। सेक्शन 92 इस बारे में बात करता है कि कोई एक्ट गुड फेथ में हुआ हो पर विदाउट कंसेंट हुआ हो। जैसे कि आप किसी पर्सन को बचाने के लिए उसको गुड फेथ में कोई एक्ट करते हैं पर उसकी कंसेंट लेना उस समय पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए विदाउट कंसेंट आप कोई काम कर देते हैं, तो वो सेक्शन 92 में कवर हो जाता है। जैसे कि आपको कोई इंसान कहीं पर गिरा पड़ा मिला है और वो बेहोश है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, तो आप उसको ले जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसकी गुड फेथ में उसका इलाज करते हैं। तो वो इलाज करने के दौरान अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाते हैं, लेकिन वो उसमें विदाउट कंसेंट करा है उसका इलाज, तो लेकिन वो 92 में कवर हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान वहां पर गिरा हुआ था और आपने गुड फेथ में उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर के पास ले गए, इसलिए वो 92 में कवर हो जाएगा और आपको इसका डिफेंस मिल जाएगा। सेक्शन 93 जो है वो ये बातें करता है कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो गुड फेथ में आपने करी पर सामने वाले को उसको सुन के झटका लग गया या फिर किसी को हार्ट अटैक आ गया उस कम्युनिकेशन की वजह से, पर आपने जो कम्युनिकेशन करी थी वो गुड फेथ में थी, तो वो आप सेक्शन 93 में कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 94 की तरफ। तो सेक्शन 94 ये कहता है कि एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अगर डरा धमका करके आपको किसी एक्ट करने के लिए कंपेल्ड किया गया है तो वो एक्ट कवर हो जाएगा सेक्शन 94 के अंदर। सेक्शन 95 ये कहता है कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। कोई ऐसा एक्ट जो इतना स्लाइट हार्म करता है जिसमें किसी रीजनेबल पर्सन को ये सोच ही नहीं सकते कि इतने स्लाइट हार्म के लिए वो टेरिफाइज हो जाएगा, वो आपको लाइबल करने लगेगा। वो 5 की एक मैगजीन है, डी मिनिमिस नॉन क्रूल लेक्स, नो रीजनेबल मैन कंप्लेन्स ऑफ मियर ट्रिफल्स। कोई बहुत छोटा अपराध कोई हुआ है तो उसके लिए कोई भी रीजनेबल इंसान कंप्लेन नहीं करेगा। तो यही है सेक्शन 95। हमने अभी तक देखे हैं सेक्शन 76 से 95 तक। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि इसके आगे सेक्शन 96 से 106 तक है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जिसको हम अपनी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आगे को आप किन किन टॉपिक्स में ये चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू, नमस्ते। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ।